हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो आपकी बुक है आरोह, उसका चैप्टर है स्पीति में बारिश। चैप्टर 6 है ये, स्पीति में बारिश। इसकी जो है समरी मैं आपको बताऊंगी। इसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं। जो स्पीति एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर ही यात्रा करने जाते हैं। वहाँ का जो रास्ता है बहुत दुर्गम है। दुर्गम माने बहुत कठिन है वहाँ पर जाना, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, हिमालय के पास है। इसलिए वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठंडा है। 7-8 महीने वहाँ ठंडी ठंड रहती है। तो इसलिए उसके बारे में जो लेखक हैं उन्होंने वर्णन किया। अब देखो, इनका जन्म जो है 1934 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। और इन्होंने जो MA किया, अर्थशास्त्र में MA किया था इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से। और जो इनकी रचनाएं हैं वो हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा और अरुणाचल यात्रा। ठीक है। अब स्पीति में बारिश भी इन्हीं की एक रचना है। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीति में बारिश भी इनकी एक रचना है। तो उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ये लिखते हैं कि स्पीति हिमालय के बीच में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य जो पर्वतीय स्थल है यानी पहाड़ी इलाके जो हैं उनसे ये अलग है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जो ऋतु है, जनसंख्या है, फसल है, जलवायु और भूगोल, इनका वर्णन किया है। क्योंकि वहाँ पर घूमने गए थे तो इस चीज़ का वर्णन इन्होंने किया है। ये सब एक दूसरे से संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया है। यानी लोग बाग वहाँ जो रह रहे हैं वो कितनी मुश्किल से वहाँ रह रहे हैं, इस चीज़ का वर्णन इन्होंने इस चैप्टर में किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल देता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब लेखक वहाँ पर गए थे तो लेखक वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ बारिश हो गई थी और वहाँ बारिश नहीं होती थी। तो लेखक के वहाँ जाने से बारिश हुई, तो वहाँ के जो लोग थे वो कहने लगे, लेखक को शुभ मानने लगे कि आपके आने से यहाँ पर बारिश हुई। अब देखो लेखक क्या बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील स्पीति है। वहाँ पर एक लाहौल स्पीति ज़िला है, उसकी तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग बाग जाते नहीं हैं। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग के राजा के बीच संबंध रहता है। केलंग भी एक जगह है। केलंग के बादशाह को हमेशा बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो, यानी अपनी मर्जी से वहाँ के जो राजा हैं, चाहे कोई भी राजा वहाँ पर रहा हो, ये अपनी मर्जी से जीने वाले लोग थे यहाँ पर, है ना। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हर कारा आता था तो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता था। जारोवर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूट लिया। यानी जोरावर सिंह जब यहाँ पर आया था तो उस समय यहाँ के लोग जो हैं भाग गए थे उसके डर से, तो इसने यहाँ पर लूटपाट कर ली थी। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। अंग्रेज़ों ने 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन ले लिया था। जो यहाँ का राजा था उसने गुलाब सिंह से ये प्रशासन ले लिया था ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में जा सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो, यानी नोनो उसका नाम था, उसके द्वारा चलाया जा रहा था। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया था। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। 1960 में क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बना दिया गया था। अब स्पीति जो है 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। उसकी मुख्य घाटी
स्पीति नदी की घाटी है। जो स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलज नदी से मिल जाती है। यह क्षेत्र बहुत ही वीरान कहते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता, सुनसान इलाका, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ का जो यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी कठिनाई का जीवन जी रहे हैं। यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई टेलीफोन, कोई इंटरनेट, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे हैं और भव्य हैं। भव्य माने सुंदर हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। समुद्र की तरह से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट तक है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से ऊंची हैं। इन्हें बारालचा श्रेणियाँ कहते हैं। जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनको बारालचा कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। माने देखो, माने जो है वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग थे, तो उनके जो मंत्र है, उनका मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। ओम मणि पद्मे हुम, उसको शॉर्ट फॉर्म में माने कहा जाता है। तो माने श्रेणियों का नाम इनको दिया गया है, क्योंकि उन्हीं के जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग थे, उन्हीं के मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। बाह्य माने बाहरी हिस्सा, हिमालय का बाहरी हिस्सा दिखाई देता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक से एक ऊंची चोटियाँ है, वो उससे ऊंची, वो उससे ऊंची, तो इस तरह से वो जो है उसमें कंपटीशन, होड़ का मतलब है कंपटीशन नहीं कर सकता। इन ऊंची पहाड़ियों, इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। यानी कोई कितना ऊंचा चढ़ सकता है, ज़्यादा ऊपर थोड़ी चढ़ सकता है। ज़्यादा ऊंचे चढ़ने का मतलब है जितना भी, क्योंकि ऊंचाई की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो ऑक्सीजन अगर कम होगी तो इंसान मर जाएगा। इसलिए मृत्यु को बुलावा देना है। कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। यानी जिनको अहंकार है, जिनको गर्व है, जो लोग अपने ऊपर गर्व करते हैं, वो यहाँ आकर चोटियों पर चढ़कर अगर देखें तो उनका अहंकार अपने आप ही चकनाचूर हो जाएगा। माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। अब देखो लामा शब्द आया है इसमें, तो लामा क्या होता है? लामा जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म में जो साधु संत होते हैं उन्हें लामा कहा जाता है। युवक युवतियाँ यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसाद हो। इस स्पीति में 2 ऋतुएँ होती हैं। कौन कौन सी ऋतु होती है? एक तो बसंत ऋतु होती है और एक शीत ऋतु। यानी बसंत ऋतु तो कुछ समय के लिए होती है। अब देखो जून से सितंबर तक थोड़े समय के लिए बसंत ऋतु रहती है। कब से? जून से सितंबर तक, 4 महीने। और बाकी मैंने अभी आपको बताया कि 8-9 महीने यहाँ सर्दी का ही मौसम रहता है। बसंत में जुलाई में औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में जनवरी में औसतन तापमान 8 सेंटीग्रेड होता है। देखो 8 तो कितना कम हो जाता है ना। बसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती हैं। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। अब देखो आप, जब वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, 8-9 महीने वहाँ सर्दी रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका तो बर्फीला होता है ना, तो इसलिए अब आप वहाँ पर रात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात वहाँ पर कितनी ठंडी होती होगी। यहाँ बसंत का समय लाहौल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ यहाँ फूल और हरियाली नहीं होते। जहाँ पर ठंडा मौसम होता है वहाँ पर फूल और हरियाली बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि अपने यहाँ ही देखो जब यहाँ ठंड पड़ती है तो सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, उन पर फूल वूल नहीं आता। जो बसंत ऋतु आती है तब उन पर फल फूल आते हैं। तो यही कहा गया है। नदी नाले जो हैं वो जम जाते हैं और दिसंबर से मई तक यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। तेज़ हवाएं मुँह, हाथ और अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह, शूल माने तीर की तरह। अगर मान लीजिए जैसे ठंडे, देखो यहाँ पर जब ठंड होती है तो हम लोग कपड़ा लपेट के रखते हैं, है ना, तो वहाँ देखो वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो ठंडी ठंड है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वो जो ठंडी हवाएं हैं वो तीर की तरह से छुपती हैं। यहाँ मानसून की पहुँच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। बरखा माने बारिश, यहाँ बारिश नहीं होती। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में, यानी कालिदास का एक ग्रंथ है ऋतु संहार, इसमें इन्होंने वर्षा का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन किया है। अब क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती तो लिखा गया, तो इसीलिए लेखक ने लिखा है कि जो कालिदास ने अपने ग्रंथ में ऋतु संहार का वर्णन किया है तो वो इस पाठ को इसमें से अपने ग्रंथ से हटा दे।
उसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है, यानी वहाँ के लोग इसका वर्णन नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वहाँ बारिश ही नहीं होती। वे जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं। अब क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो उन्हें क्या पता, जब बारिश होती है तो नदी नाले भर जाते हैं ना पानी से, तो पानी पानी दिखाई देता है। तो नदियाँ भी कितनी, आप देख रहे होंगे आजकल की नदियाँ कितनी उफान पर हैं। तो जब वहाँ बारिश ही नहीं होती तो उन लोगों को पता ही नहीं कि नदियाँ किस तरह से पानी से भर जाती हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है, वियोगनी स्त्रियाँ तड़पती हैं। अब क्योंकि जब बारिश होती है हमारी तरफ, जब बारिश होती है तो बारिश में चारों तरफ खेत हरे हरे हो जाते हैं बारिश के कारण, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ ठंडी ठंड है। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी, कभी उन्होंने देखी नहीं। धरती सूखी रहती है और ठंडी रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है, यानी कौन सी, जिसमें एक बार फसल उगाई जाती है, उसमें जौ, गेहूँ, मटर और सरसों, सिर्फ ये 4 चीज़ें उगाई जाती हैं। यही वहाँ की मुख्य फसल है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं, यानी सिंचाई के लिए वहाँ कोई ट्यूबवेल और कोई वो नहीं है, सिर्फ क्या है, झरने हैं, जो झरनों से पानी आता है, बस वही व्यवस्था है वहाँ पर। स्पीति नदी का पानी काम नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते कि वहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, यानी वहाँ की खेती जो ज़मीन है वो तो फसल के लिए है, पर्याप्त है, लेकिन किस शर्त पर, जब वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो। कि स्पीति की नदी का पानी वहाँ यूज़ नहीं होता क्योंकि वो इतना ठंडा होता है, इतना बर्फीला होता है कि वो हो सकता है वो फसल के लिए उपयुक्त ना हो। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, तो फल पेड़ भी नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी और वीरान है, यानी बिल्कुल सुनसान है। वहाँ लोगों की, अभी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन वहाँ कितनी कम है। यहाँ वर्षा एक घटना है ना। वर्षा एक घटना क्यों है कि कभी वहाँ बारिश होती नहीं, और अगर कभी हो भी जाए तो उसको एक घटना मानते हैं वो। लेखक एक घटना का, अब देखो लेखक जब वहाँ पर घूमने गया हुआ है तब ये घटना घटित हुई, क्या कि वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था, जो डाक बंगला गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, तो लेखक उसमें सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की नॉक कर रहा है। किसको लगा? लेखक को लगा कि कोई खिड़की नॉक कर रहा है। उसने खिड़की खोली तो देखा तेज़ हवा का झोंका था। जब उसने खिड़की खोल के देखा तो कोई नहीं था, बल्कि तेज़ हवा के कारण खिड़की खुली। अब उसका जो एकदम तेज़ हवा उसके फेस पर लगी तो उसको ऐसे लगा जैसे लेखक का मुंह छिल गया हो। तो उसने तभी वो खिड़की बंद करके और उसके पीछे ओट में आकर के देखा तो क्या देखा कि बारिश हो रही है। अब जो है वहाँ के लोग जो हैं, सुबह जब वो पता चला कि लोग उनकी यात्रा को, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और उनकी यात्रा को शुभ मानने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। थैंक यू बच्चों। आई हैव एक्सप्लेन्ड द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल गिव यू पिक ऑफ क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।